Good morning everyone. I am your social study teacher from AHPS. Today I am going to teach you chapter 11 our environment. हम ऑलरेडी इस चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं कवर कर चुके हैं, जैसे कि कंपोनेंट्स क्या हैं हमारे इन्वायरमेंट के, नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट क्या है? नेचुरल एनवायरमेंट तो अभी भी चल रहा है, क्योंकि जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने कवर किया बायोटिक, एबायोटिक, ये क्या है, कैसे बायोटिक एबायोटिक पे डिपेंडेबल हैं, और हमारे एबायोटिक के कितने पार्ट्स हैं, और और जो बायोस्फीयर है वो क्या है, वो एक नैरो जोन है इन तीनों ही स्फीयर के। तो इस तरीके से हम ये सारे टॉपिक कवर किए हैं, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? An ecosystem is formed by the interaction between all living things and living things। मतलब इकोसिस्टम कैसे बनता है? जब नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं। देखिए, इंटरेक्शन करना एक होता है, जैसे कि एबायोटिक जो है उस पे बायोटिक डिपेंडेबल है, लेकिन जब एबायोटिक और बायोटिक दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं, मतलब एक इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीजें होनी बहुत जरूरी है, और वो आपस में इंटरेक्शन करें, आपस में मिले, तो बनता है एक इकोसिस्टम। ठीक है। द बायोस्फीयर इज रेफर्ड टू एज द ग्लोबल इकोसिस्टम। अभी हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी कि बायोस्फीयर क्या है। तो बायोस्फीयर किस लिए है? बायोस्फीयर कहाँ से शुरू होता है? ओशियन का जो क्रस्ट है वहां से माउंटेन, टॉपेस्ट माउंटेन जो है उसकी टॉप पीक तक बायोस्फीयर है, पूरा बायोस्फीयर है। मतलब बायोस्फीयर एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। ग्लोबल मतलब पूरे अर्थ पे जितना भी इकोसिस्टम है वो सारे आते हैं हमारे बायोस्फीयर। Within the biosphere, each natural habitat, such as the forest, desert, or pond, with its community of living things, is referred to as the रीजनल इकोसिस्टम। इस टॉपिक को, इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ पिक्चर शो करके उसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, आपको पिक्चर दिख रही है यहाँ पे? यस, दिख रही है। ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये किसकी है? ये है डेजर्ट एरिया की, और ये जो पिक्चर है ये किसकी है? ये पोलर रीजन की पिक्चर। तो ये देखिए, दोनों ही जो एरिया है दोनों ही अलग अलग है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने बात की थी कि रीजनल इकोसिस्टम। रीजनल इकोसिस्टम क्या? ग्लोबल इकोसिस्टम बायोस्फीयर के अंदर पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम आता है, मतलब पूरा अर्थ पे जितना भी इकोसिस्टम है वो सब ही बायोस्फीयर में आता है। लेकिन रीजनल इकोसिस्टम क्या हुआ? ये देखिए, डेजर्ट का इकोसिस्टम, डेजर्ट का इकोसिस्टम और पोलर का इकोसिस्टम दोनों ही क्या मिल रहे हैं? आप सोच के देखिए, अगर मैंने यहाँ पे पोलर बियर है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे छोड़ दूँ डेजर्ट में, तो क्या ये रह पाएगा? नहीं। और अब ये देखिए, यहाँ पे ये फॉक्स है, अगर इस फॉक्स को मैं यहाँ छोड़ दूँ तो ये क्या रह पाएगी? नहीं। तो आप सोच के देखिए, यहाँ का टेम्परेचर, चलो ठीक है, ये तो हो गई लिविंग थिंग। आपको जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, इकोसिस्टम में लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही चीज होती है। पोलर बियर और फॉक्स तो चलो हो गए लिविंग थिंग। अब नॉन लिविंग की बात करते हैं। सोच के देखिए कि जो डेजर्ट का जो टेम्परेचर है वो अगर पोलर के टेम्परेचर में आ जाए तो क्या होगा? चलो हम पोलर बियर को यहाँ नहीं लेके जाते, इसका टेम्परेचर यहाँ ले आते हैं, तो क्या होगा? यस, एवरीथिंग। मतलब क्या होगा? जितनी भी बर्फ है वो सब मेल्ट हो जाएगी, और यहाँ के एनिमल हैं वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो देखिए कि इकोसिस्टम क्या हुआ, किससे मिलके बना? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग से। मतलब वहाँ की सराउंडिंग से, वहाँ की हर चीज से मिलके जो वहाँ के एनिमल है, ह्यूमन है, या जो कुछ भी है, वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, सब ने क्या किया? एक दूसरे को अडेप्ट किया है और एक इकोसिस्टम बनाया। तो दैट इज रीजनल इकोसिस्टम। मतलब एक एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का इकोसिस्टम। अब देखते हैं आगे कि इकोसिस्टम और कितना छोटा या बड़ा हो सकता है। एन इकोसिस्टम कैन बी ह्यूज सच एज अ लार्ज फॉरेस्ट। इकोसिस्टम जो है वो बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा, जैसे कि एक लार्ज फॉरेस्ट और लेक, और इट कैन बी अ स्मॉल सच एज पॉन्ड और अ रॉटिंग लॉग। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पिक्चर। ये क्या, हमने कैसे इकोसिस्टम की बात की थी? जो कहाँ पे है? एक डेजर्ट एरिया में है। मतलब
आप ये देखिए कि डेजर्ट एरिया को छोटा मोटा तो होता नहीं है, वो कैसा होता है, बहुत ही बड़ा। तो डेजर्ट एरिया का जो कंप्लीट इकोसिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंग होगा। और ये देखिए जैसे हमने इस एरिया की बात की थी पोलर एरिया, तो पोलर एरिया भी क्या है, कोई छोटा मोटा तो होता नहीं, बहुत बड़ा होता है। तो पोलर एरिया एक बड़ा इकोसिस्टम जो है एक बहुत बड़ा भी हो सकता है। और अब आपको मैं दिखाती हूँ ये पिक्चर, ये एक वुड है जो कि डेड वुड है और उसके ऊपर इकोसिस्टम बना हुआ है, रॉटिंग लॉग के ऊपर एक इकोसिस्टम बना हुआ है। देखिए कैसे फंगस है, सारे एनिमल्स हैं, और ये किस तरीके से एक इकोसिस्टम को बना रहे। तो मतलब देखिए एक इकोसिस्टम जो है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है, एक पोड और एक रोटिंग लॉग के जितना भी हो सकता है। तो मतलब इकोसिस्टम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कैसा भी हो सकता है। और इकोसिस्टम कैसे बनता है, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग के इंटरैक्शन से। Everything that in an ecosystem is depend on each other. जितनी भी चीजें हैं इकोसिस्टम में वो एक दूसरे पे क्या करती हैं, डिपेंड, चाहे वो नॉन लिविंग हो या लिविंग थिंग हो, सभी एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इफ वन पार्ट ऑफ इकोसिस्टम डैमेज और डिसअपियर, अगर एक, देखिए आपके साइड में इकोसिस्टम ही है, इसमें से कोई भी एक पार्ट अगर हम डिसअपियर कर दें या डैमेज कर दें तो क्या होगा, इस पूरे इकोसिस्टम पे क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। और क्या होगा, इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग, मतलब पूरे इकोसिस्टम पे एक चीज के, किसी भी एक चीज के डैमेज या डिसअपियर होने से पूरे इकोसिस्टम पे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाती हूँ। वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ इकोसिस्टम, वी आर लिविंग थिंग, और वाटर क्या है, नॉन लिविंग है। सपोज करो हमारे इकोसिस्टम में से वाटर को हम रिमूव कर दें तो क्या होगा, यस, पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है वो ही खत्म हो जाएगा। ये चीज हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमने फूड चेन में भी डिस्कस किया था कि अगर हम किसी भी एक चीज को हटा दें तो क्या होगा। तो सेम विद दिस कि इकोसिस्टम में से भी अगर हम किसी एक चीज को रिमूव कर दें तो क्या होगा, पूरा इकोसिस्टम ही डैमेज हो जाएगा। और इकोसिस्टम किससे बनता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीजों से बनता है, ठीक है। For example, if temperatures gets disturbed of a particular area, किसी भी एक, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि चलिए हम डेजर्ट का टेम्परेचर पोलर में और पोलर का टेम्परेचर डेजर्ट में ले जाते हैं तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन, सारी बर्फ जो है वो मेल्ट हो जाएगी। और क्या होगा, अगर वहां की बर्फ मेल्ट हो गई तो क्या होगा, जस्ट थिंक, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी हो भी रहा है काफी हद तक, लेकिन अब तो चलो ठीक है, लॉकडाउन की वजह से काफी हद तक चीजें सुधर रही हैं, हमारा जो इकोसिस्टम है फिर से बैलेंस हो रहा है। लेकिन जस्ट थिंक क्या होगा, सी का लेवल अप हो जाएगा। सी का लेवल अप होने की वजह से जो हमारा 29% बचा हुआ लैंड एरिया है वो क्या हो जाएगा, डूबना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को मैंने इधर से उधर किया है, उसकी वजह से क्या हुआ है, देखिए पूरे ग्लोबल इकोसिस्टम पे फर्क पड़ जाएगा अगर ऐसा कुछ हो गया तो देखिए, मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि कोई भी छोटी सी चीज भी अगर हम इकोसिस्टम में से इधर से उधर करते हैं तो पूरे इकोसिस्टम पे ही इम्पैक्ट पड़ता है। आ गया समझ में, इकोसिस्टम ऑफ दैट एरिया कम्स अंडर थ्रेट। आ गया समझ में कि अगर कोई भी छोटी सी चीज हम डैमेज या डिसअपियर करेंगे इकोसिस्टम में से तो पूरे ही इकोसिस्टम को के ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में जो इकोसिस्टम है, खाली वही इकोसिस्टम नहीं और भी बहुत सारे इकोसिस्टम उसके डैमेज के अंदर आ जाए। ह्यूमन एनवायरनमेंट, अब आपको इकोसिस्टम तो समझ में आ गया होगा, अब लर्न करते हैं कि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट है। तो देखिए आपको साइड में एक पिक्चर बनी हुई है, ये आपको अपनी नोटबुक में, अच्छा जो पिक्चर है वो आप ड्रॉ करें ना करें लेकिन साथ में इस तरीके से आप बना के एक डायग्राम और नेम्स लिख लीजिएगा। भले ही आप ये जो पिक्चर जो छोटी छोटी सी बनी हुई है इनको ड्रॉ मत कीजिएगा लेकिन ये चीज कर लीजिएगा। तो आप देखिए कि नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आ रही है, जैसे वाटर, लैंड, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग, मतलब
आपके सारा बायोटिक और एबायोटिक जितना भी है वो सब। और ह्यूमन में क्या आता है, ह्यूमंस के द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई सारी चीजें, चाहे वो ब्रिज हो, बिल्डिंग हो, सब कुछ हो, ये सारी चीजें आती है ह्यूमन एनवायरनमेंट में। और क्या आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट में, सोशल, ह्यूमन के सोशल एनवायरनमेंट में क्या आता है, जैसे कि फैमिली हो गया, खुद ह्यूमन सोलो, ठीक है, रिलीजन हो गया उनका, और पॉलिटिकल सिचुएशंस हो गई, कम्युनिटी हो गई आपकी, और जो अर्बन सराउंडिंग हो गई, रूरल सराउंडिंग हो गई, कंट्री हो गई, नेबरहुड हो गया, दैट कम्स इन सोशल एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन। Now you understand what is the human environment. Human environment refers to the human made surroundings that includes human beings, their creations like road, dams, city, hotels and malls, etc. and their activities. ठीक है, social environment is a part of human environment that includes family, community, neighborhood, country, religion, rural and urban surrounding, etc. Understood what is ये सोशल एनवायरनमेंट भी ह्यूमन एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है। ये देखिए आपके साइड में डायग्राम भी बनाया हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। अर्ली ह्यूमन लिव इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कैसे एनवायरनमेंट में रहते थे, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते थे, एंड अडेप्टेड देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। अपने आप को उन्होंने कैसे अडेप्ट किया हुआ था, जैसे सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ढले हुए थे वो, ना कि सराउंडिंग को अपने अकॉर्डिंग उन्होंने डाला था, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो लोग ढले हुए थे। बट ड्यू टू प्रोग्रेस इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर गेव राइज टू अर्बनाइजेशन। मतलब जैसे जैसे साइंस टेक्नोलॉजी आई और एग्रीकल्चर की जो एग्रीकल्चर है उसका वो बढ़ने लगा, तो क्या हुआ, अर्बनाइजेशन आया, मतलब शहर बनने लगे, शहर बनने लगे तो क्या हुआ, पेड़ कटने लगे, पेड़ कटने लगे तो क्या हुआ, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको ह्यूमन ने अपने नीड के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। एंड ह्यूमन मॉडिफाइड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। अंडरस्टूड। मतलब हम ही हैं वो जो आज तक इको बैलेंस को खराब करने की कोशिश करते आ रहे हैं। कैसे, बिकॉज ऑफ आवर नीड, जैसे जैसे हमारी नीड और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम क्या कर रहे हैं, इको बैलेंस पे इफेक्ट डाल रहे हैं। फार्मिंग, लैम्बरिंग, लैम्बरिंग क्या होता है, लकड़ी काटना, रेजिंग, चराई, मतलब जो चरागाह अपने जो भी कैटल होते हैं उनको पहाड़ों पे ले जाके क्या करवाते हैं, ग्रेजिंग करवाते हैं, दैट इज ग्रेजिंग। माइनिंग, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन आर सम एक्टिविटीज, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज है, दैट ये कुछ ही ऐसी एक्टिविटीज हैं दैट लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब जो कि हमारे एनवायरनमेंट को खत्म करने की कगार पर आ रहा है। ये कुछ ही ऐसी एक्टिविटी है। हमारे इन एक्टिविटीज की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर ड्यू टू ट्रांसपोर्ट एंड वेरियस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैज लेड टू ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, तो क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग इज डिफाइंड एज द राइजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एज वेल एज द ओशियन। क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे जो अर्थ है, ग्लोबल का मतलब फुल अर्थ आ गई उसके अंदर, उसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या हो रहा है, वो इम्पैक्ट ओशियंस के ऊपर भी पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है, वही मैंने अभी आपको डिस्कस भी किया था कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो पोलर रीजन का तो क्या होगा, या कहीं कहीं का भी टेम्परेचर इधर से उधर होता है तो क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है। सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इट बिगेन इन द लेट 19th सेंचुरी। ये कब स्टार्ट हुआ था, 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, और आज तक एंड कंटिन्यूइंग टिल डेट अब तक चलता आ रहा है। सम इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जैसे मेल्टिंग ग्लेशियर से क्या हो रहा है, सी लेवल अप हो रहा है,
कभी भी वेदर चेंज हो जाता है, एक्सट्रीम चेंज आता है, या तो कभी बहुत तेज बारिश हो जाती है या बिल्कुल बारिश ही नहीं होती है। और मतलब इस तरीके से एक्सट्रीम वेदर चेंज हो रहा है, कभी भी हो जाता है, मतलब कुछ भी कभी भी कैसा भी वेदर हो जाता है। स्नो कम हो रही है और इकोलॉजिकल एंड सोशल चेंजेस आ रहे हैं इसी वजह से। तो इस तरह के इम्पैक्ट, ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं जो हमारे हमारी एक्टिविटी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई, और ग्लोबल वार्मिंग से हमें ये इफेक्ट्स झेलने पड़ रहे हैं। अंडरस्टूड? ग्लोबल वार्मिंग तो आ चुकी है, लेकिन अब वी नीड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, मैं आपको बताती हूँ। प्रेजेंट डे की जो जनरेशन है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना, फ्यूचर की जो जनरेशन है उनकी आवश्यकताओं के साथ समझौता किए बिना। अब आप सोचोगे ये क्या है, तो इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। मतलब आज की जो जरूरतें हैं हमारी सबकी, उन जरूरतों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि वो जरूरतें तो पूरी करनी ही है, लेकिन फ्यूचर की जो जरूरतें हैं उनसे समझौता किए बिना। मतलब हमारी जरूरतें भी पूरी हो और जो फ्यूचर में आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनकी जरूरतें भी पूरी हो, और सब कुछ बचा रहे। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डे बाय डे दिख रहा है आपको कि जो आज की जरूरत है वो तो पूरी हो रही है, लेकिन हमारा फ्यूचर कैसा जा रहा है, डार्क जा रहा है। तो इसीलिए इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना, इस तरह का सोसाइटी में इन्वॉल्वमेंट दिखाना, इस तरह की चीजें करना जिससे कि प्रेजेंट जो जनरेशन है उनकी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए, और जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी आवश्यकताओं पे भी कोई फर्क ना पड़े, मतलब दोनों की ही आवश्यकताओं को पूरा करना। It is imperative to ensure that sustainable development take place in society. ये जरूरी हो गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी सोसाइटी में आए। क्या है ये, जैसे कि द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट डू नॉट इन एनी वे कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर बेसिक नीड्स। वही हमारी प्रेजेंट डे की जनरेशन का भी ख्याल रखते हुए उनकी आवश्यकताएं भी पूरी करना और फ्यूचर की आवश्यकताएं भी पूरी करना, और दोनों की ही आवश्यकताएं पूरी करना दोनों की समझौता किए बिना, मतलब कोई भी बुरा इफेक्ट डाले बिना दोनों की ही आवश्यकताएं पूरी करना एक सही तरीके से। तो कैसे? चेकिंग पॉपुलेशन ग्रोथ डेली, जो भी है पॉपुलेशन की ग्रोथ जब हम चेक करते हैं तो हमें पता रहता है कि कितनी पॉपुलेशन हो गई है, उन्हें उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है। यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करना, ऐसी एनर्जी का यूज करना जो दोबारा से यूज की जा सकती है, ठीक है, जैसे कि विंड एनर्जी। सेंसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, सेंसिबल मतलब कि सोच समझ के रिसोर्सेज का यूज करना। मतलब ऐसा नहीं कि अगर पेट्रोलियम क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पेट्रोल को यूज करे जा रहे हैं, ये सोचे बिना कि आज की जरूरत पूरी हो, कल की कल देखी जाएगी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपनी फ्यूचर की जनरेशन के साथ समझौता कर रहे हैं अगर हम ऐसे सोर्सेज का यूज करते हैं जो कि आज की आज में खत्म हो जाए। तो इसीलिए अगर ऐसे सोर्सेज भी आप यूज करते हो तो उनको बहुत ही सोच समझ के ऐसे रिसोर्सेज का यूज करना। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, वेस्ट की रिसाइकलिंग करते रहना, मतलब कोई भी वेस्ट है उसको रिसाइकिल करना, जैसे कि न्यूज़पेपर है वो दोबारा से रिसाइकिल हो सकता है। तो इस तरीके से सोच समझ के हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड है सोसाइटी के अंदर। तो समझ गए व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आपको क्या करना है कि आप किस तरीके से इस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोक सकते हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो देखिए, वैसे तो आजकल आपको खुद ही फील हो गया होगा ग्लोबल वार्मिंग को लेके कि इस टाइम पे हम लोग कितनी गर्मी फेस किया करते थे, कितना पोल्यूशन, कितनी बुरी हालत हो जाती थी। और आज वो डेट है कि हम इजीली फैन के नीचे भी अगर चाहें तो बैठ सकते हैं, नहीं तो उस ऐसा टाइम आ जाता था कि खाली फैन से तो हमारा काम ही नहीं चलता था और पसीने स्वेटिंग तो बुरी तरह से होती थी। तो एक छोटा सा स्टेप लिया है, एक बायो वेपन की वजह से ही भले स्टेप आया हो, बट कहीं ना कहीं
ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल रहा है। तो इसी तरीके से आप बताइए कि और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग सोसाइटी में अगर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोकने के लिए। ये चैप्टर की चेकलिस्ट है जो कि आपके पेज नंबर 102 पे है। हमने इस बुक में, इस चैप्टर में जो जो भी कवर किया है वो सब कुछ इसके अंदर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस टॉपिक के आगे टिक लगाना है कि आपका इस चैप्टर में ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। क्लियर हो गया है तो टिक लगा दीजिए, नहीं हुआ है तो क्रॉस करके दोबारा से वीडियोस के थ्रू इनको समझिए। और अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप मुझसे कॉल भी कर सकते हो। 102 पे ही है आपका ग्लोबल वार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप प्लीज उसे भी अच्छे से रीड करिएगा क्योंकि इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपको करने हैं। तो थैंक यू सो मच।